अगर 0.0000 में और जीरो लगाए, 0.000001% भी तकलीफ थी तो कांटा निकाल दिया, तो काहे को परेशान हो? खुश होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। एक बात और रुक जाओ, अरे रुको भाई, पाकिस्तानी सीरियल बहुत लोग अच्छे बनते हैं मौलाना साहब, उनको देखो आप कभी भी, पाकिस्तान के जो सीरियल है, क्या हर सीरियल में एक ही कथा है, निकाह, तलाक, तलाक, फिर निकाह। क्या लग रहा है सब उसी के बीच में घूम रहे पूरा पाकिस्तान? क्या इसके अलावा कोई विषय नहीं? मुझे नहीं पता, आजम खान साहब कह रहे कि कोई विषय नहीं था हमारे लिए। खैर, 3 तलाक से दुखी महिलाएं आती थी सामने, उनकी पीड़ा देश सुनता था। और एक बात जो आजम खान साहब ने कही वो मुझे अटपटी लगी, फिर मैं कौशल खान जी के पास चलूँगा। कोई मजहब अगर ये कह दे, पूरा मजहब की तरफ से कह दिया जाए कि मुसलमान इस सरकार पर भरोसा नहीं करता, ये खतरनाक चीज़ है। आजम खान को भरोसा नहीं हो समझ में आता है, मौलाना नदीमुद्दीन को भरोसा नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि 16% माइनॉरिटी को भरोसा नहीं देश पर, अलग देश बनाएंगे क्या? आप अलग सरकार चुन के लाएंगे अपनी? नहीं, अरे एक मिनट, ऐसे नहीं, आजम खान ऐसे नहीं, आप अलग सरकार चुन के लाएंगे? एक अजब बात, कितनी खतरनाक बात है। आप दूसरी सरकार चुनेंगे और ये गवर्नमेंट ओनली फॉर मुस्लिम, ये चाहते हैं क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा, ये गंदा विचार है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए मुसलमानों की तरफ से भी। रुक जाओ भाई, आजम भाई रुक जाओ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 3 बार वो रहे, अखिलेश यादव रहे 1 बार। क्या किसी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू को समाजवादी पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं? नहीं ना, मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन ये वक्तव्य खतरनाक है। ये जिन्ना के स्कूल का वक्तव्य है कि मुसलमानों को सरकार पर भरोसा नहीं। क्या इस मुल्क में मुसलमानों के लिए अलग सरकार बनेगी और हिंदुओं के लिए अलग और क्रिश्चियन के लिए अलग और सिख के लिए अलग? 15-20 प्रधानमंत्री होंगे? कैसी बात हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं, ये चलेगा ही नहीं, ये देश मंजूर नहीं करेगा। ये खतरनाक इरादे हैं, इन पर कतई देश को सख्ती के साथ नकारना होगा। खैर, कौशल खान जी, ये जो बिल आया, जो अब जेपीसी को चला गया, विपक्षी दलों को थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी कि एन वक्त पर नायडू और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कोई खेला करेंगे तो सावन में थोड़ा अच्छा लगेगा, सावन बरसेगा। वो दोनों लोकसभा में समर्थन कर दिए बिल का, तो वैसे ही आधी हिम्मत तो टूट गई। तो जब चंद्रबाबू और नीतीश आपके साथ आई गए थे, तो फिर इसको जेपीसी में क्यों भेजने की बात की कौशल खान जी? फिर निपटाई देते शुभ से शीघ्र। नहीं, अभी सावन भी चल रहा है जी। अविनाश जी, कई बार हमारे विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं, पार्लियामेंट में बुलडोज करके कानून बनाए जाते हैं। तो ये सोचा गया कि ठीक है भाई, एक जेपीसी बना दी जाती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाएगा, और एक जैसा विपक्ष भी चाहता है और जैसा लोकतंत्र चाहता है वैसा एक कानून सबके सहमति से आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का पार्ट है, और बिलों का जेपीसी में जाना एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, और जिसमें कि अगर बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा हो तो, और कोई ऐसा, ये विषय आज का नहीं है, 70 साल का विषय है, तो अगर सब लोग अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास बात है। तो शायद यही वजह रहा होगा कि उसको जेपीसी पे भेजा गया जी। पर अगर हम वक्फ को, मैं अमिताभ जी सिर्फ 3 शब्दों में बयां करूंगा, ना वकील, ना अपील और ना दलील, यही टोटल पूरा वक्फ बोर्ड था। मतलब आप न किसी को वकील बना सकते हैं, ना कोई आपकी पैरवी करेगा वहां पे वकील, ना ही कोई दलील पेश हो सकती है, और ना ही कोई अपील हो सकती है उसकी। क्योंकि वक्त, आप मौलाना साहब आप खुद सोचिए ना कि
उसमें नियम है कि हमारे मनीष भाई हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी का घर है, उन्होंने एक चिट्ठी वक्फ बोर्ड को दे दी कि डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का जो घर है, मुझे लगता है कि ये वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। तो वक्फ पे गई चिट्ठी और वक्फ आके देखने लगा और उसे भी लगा कि ये तो हमारी जमीन है। तो कौशल कांत मिश्रा के पास न वकील है, न अपील है और न दलील है। अब इस तरह का अगर संविधान तुष्टीकरण के चक्कर में पिछली सरकारों ने पास कर दिया हो, तो क्या उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। और आप ये समझिए कि तमिलनाडु के त्रिचुर जिले में एक मंदिर था जिसका बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है, और वहां पे करीब 1500 साल पुराना मंदिर था, 1500 साल पुराना। और जब उस गांव से के रिलेटेड एक किसान ने एक जमीन के लिए अपना बेचना चाहा या खरीदना चाहा, तो पता चला कि जी ये आपकी जमीन है, ये वक्फ की जमीन है। और जब वक्फ ने कागज डाला तो कहा कि ये मंदिर भी उसकी जमीन पे आता है। आप खुद सोचिए मौलाना साहब, 14 साल से इस्लाम है और 1500 साल पुराना मंदिर था, तो वक्फ कब आ गया? इस तरीके के ब्लेटेंट एग्जाम्पल हैं। और जहां तक रही तुष्टीकरण की बात, यूपीए सरकार 2014 में जब जाने लगी थी, तो मेरे ख्याल से 5 मार्च 2014 को उसने करीब करीब 123 संपत्तियां दिल्ली की, जिसमें से आधी से ज्यादा ल्यूटियंस दिल्ली में आती हैं, उन सारी जमीनों पे जो कोर्ट में विवाद चल रहा था उसने उसको छोड़ दिया और कहा कि ये सब वक्फ की हो गई। क्यों कर दिया? सरकार चली गई थी, 70 साल से मामला कोर्ट में था, क्यों कर दिया? आपको नहीं लगता कि तुष्टीकरण हो रहा था? तो वक्फ के कानून में अगर कोई कमी है, खामियां हैं, तो उसको सुधारना चाहिए। ट्रस्ट एक्ट पे दुनिया के सारे भारत में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं या सोसाइटी होती है, उस ट्रस्ट और सोसाइटी के कानून से चलता है। और इसी फॉर्म में ये वक्फ है, वक्फ के लिए अलग से कानून बना दिया गया। और अगर उसको संवैधानिक बना करके, जो उसमें तुष्टीकरण का अंश था उसको हटा करके एक नया संविधान आता है, एक नया कानून आता है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी देश में रहने वाले मुसलमान का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जो मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, जिनकी बात आपने भी की मौलाना साहब, उनका नुकसान हो सकता है। पर वो जैसा हमारे अमिताभ भाई बोलते हैं ना, जो अशरफ पंचर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्लू चाय वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक तरीके से जो उसमें खामियां थी, और अगर उसके आंकड़े बताऊं तो उसमें पूरे देश में कम से कम मेरे ख्याल से 23-24 हजार केस चल रहे हैं सिर्फ वक्फ कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 से ज्यादा केस चल रहे हैं सिर्फ वक्फ कानून के खिलाफ। एक ऐसा कानून जिसके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं और जो ब्लेटेंटली आर्टिकल्स को, संविधान के जो मूल भावना है उसको आहत करता है, तो मुझे लगता है कि उसमें चेंज लाना हम सबका दायित्व है और उसको किसी भी दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जो पिछली सरकारों से गलती हुई उसको करेक्ट करना, ये अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान हमें देता है, और देश के लिए जो भी बेहतर होगा हम उसको बदलते हुए करते रहेंगे। मौलाना साहब, इसको प्रो मुस्लिम एंगल से हम क्यों नहीं देखें? क्योंकि बुनियादी बात यह कि अगर इस कानून से कुछ गरीब मुसलमान, मेरी दृष्टि गरीब मुसलमान पर है। आजम खान अपनी चिंता खुद कर सकते हैं क्या? कैराना वाले भाई अपना ख्याल खुद रख लेंगे, उनके लिए किसी की जरूरत नहीं। यार मौलाना साहब, ये तो आप जान ही रहे हो, ओवैसी साहब को किसी की मदद की जरूरत नहीं। ठीक, वो दूसरों को ठीक कर दें, उनका क्या कोई करेगा? ठीक, बात है रज्जाक की। ठीक, जो लेबर चौक पर सुबह आता है अपने हथौड़ी और कन्नी लेके, है, उसकी बात करो। अगर उनका हित हिस्से हो रहा होता, दिल पे हाथ रख के बताइए मौलाना साहब, मैं आपका बड़ा अदब करता हूं, अगर उनका भला 75 साल में इस कानून से हो रहा होता, तो देश में मुसलमानों के बीच में इतनी गरीबी और अशिक्षा और बदहाली नहीं रहती। छोटी संपत्ति है क्या? इसका मतलब है
पानी कहीं और जा रहा है, जहां सूखा है वहां पानी नहीं जा रहा, पानी हवेलियों में जा रहा है, हवेलियों में। वो पानी सूखे खेतों तक जाए, इसकी कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो सोच रहा था मुस्लिम धर्मगुरु इसके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन खड़े कैसे हो? हम अजमेर चलाने वालों को भी जानते हैं और निजामुद्दीन चलाने वालों को भी जानते हैं मौलाना साहब, क्या? और उनकी सबकी माली हालत भी हम जानते हैं। देखिए, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते उसावन है। ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं भी कानून का अच्छा जानकार हूं। मैंने इजिप्ट से इस्लामी लॉ से पीएचडी किया है। 1937 का शरीयत एक्ट, जिसको संविधान ने संरक्षण दिया है, इनको ज्ञानवर्धन करता हूं। एक बात है, देखिए हैदराबाद में, तेलंगाना में 70,000 एकड़ जमीन है, जिस पर 30,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है। वाइसराय होटल पर भी वक्फ लैंड है। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ लैंड कैसा? देखिए, खसरा पानी नस्ल दर नस्ल जो जमीनें आती हैं, अमीर लोग जो है गरीबों को दान करके चले गए। अब ये जो जिनको दान करके चले गए, जो चेयरमैन बने, वो बेचारे तो माला माल हो गए। तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां पर मार्केट में 10,000 रुपया उस दुकान का या मलगी का किराया होना चाहिए, 200 रुपया वक्फ उस मलगियों का किराया भी नहीं दे रहे। तो इसमें गड़बड़ घोटाला बहुत है। ऐसा नहीं है, 5.5 लाख एकड़ जमीन अभी देश में खाली है, 3-4 कई जगह कब्जा हो गया। मगर मुझे लगता है कि मोदी का मंशा सही नहीं। अडानी, ये देखिए सराउंड एरिया, आपको कितना नॉलेज है मैं तो नहीं बोल सकता, आप बहुत अच्छे बड़े पत्रकार हैं। दिल्ली के सराउंड एरिया, हरियाणा पंजाब का जितना एरिया है, कीमती जमीनें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, वो निगाहें जमीन पर अडानी अंबानी के लिए रास्ता खोला जा रहा। जो मुसलमानों के दलालों ने गलतियां की है, सरकार चोर दरवाजे से घुस करके वक्त को तहस नहस कर रही। एक बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मंदिरों पर या सरकार का नियंत्रण है। आपको याद दिलाऊं, चन्ना रेड्डी जब गवर्नर थे यूपी के, तो एक कानून लाया जा रहा था कि यूपी के मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण हो। वो बिल तैयार हो गया, असेंबली के अंदर नहीं आया। उस वक्त के ब्राह्मणों ने इतनी जोरदार मुखालिफत किया, इंदिरा गांधी के पास गए, वो बिल आपको वापस आया। कितने यूपी के मंदिर है जिन पर सरकार का नियंत्रण है? मेरा ये कहना है कि सरकार जो है रिफॉर्म के नाम पर चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को हथियाना चाह रही। वह इतनी गलतियां हैं। मैं कहता हूं कि आप ट्रिपल तलाक की बात करें, अरे सरकार ने हज को नहीं छोड़ा है। सरकार के ऑफिस में 3-3 लाख रुपया देकर के चोर जो है हज का वीजा दे रहे हैं। 3-3 लाख रुपया मोदी सरकार के ऑफिसर, माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिसर 3-3 लाख रुपया लेकर के वीजा बेच रहे हैं। तो ये सरकार क्या बात करेगी? ये सरकार गड़बड़ घोटाला कर रही है और वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड को तहस नहस करने के लिए अपने कब्जे में लेने का मंसूबा तैयार कर। ठीक।